हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान हमें अच्छी तरीके से जीवन जीने के लिए है, लेकिन कई बार हम विवादों में फंस जाते हैं और विवादों का निपटारा करने के लिए हमें न्यायालय के पास जाना होता है। जब हम न्यायालय के पास जाते हैं तो निस्संदेह विवाद किस प्रकार का है ये ध्यान में रखते हुए न्यायालय उस विवाद का निपटारा करने का प्रयास करते हैं, और इसी आधार पर अलग अलग प्रकार के जो न्यायालय हैं उनके अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, उनके अधिकार जो हैं, न्याय करने के जो अधिकार हैं वो बटे हुए हैं। सामान्यतः मैं अगर आपसे कहूं कि हमारा और आपका किसी मुद्दे को लेकर कोई बहस हो जाए, मैं कहूं कि ये विषय कुछ इस तरीके से है, इसके तथ्य ये हैं, आप कहें कि नहीं ये विषय इस तरह से नहीं, इस तरह से है और इसके ये तथ्य हैं, तो ये एक बहुत ही साधारण तरीके का विवाद हुआ। और इस तरीके के विवाद को लेकर के हम बड़े कोर्ट्स में, यानी कि हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स में आसानी से नहीं जा सकते जब तक कि इस मामले में अपील करके वहाँ पर ना पहुँचा जाए। सीधे पहुँचना थोड़ा संभव नहीं होता। लेकिन अगर यही विवाद जो मैंने आपको बताया, अगर ये विवाद में जो तथ्य मौजूद हैं वो इस तरीके के हों जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हों, तो फिर हम अप्रोच कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो ऐसे में न्यायालय जो हैं वो अपने विशेष जो उनका क्षेत्राधिकार है उसका वो प्रयोग करते हैं। आज के इस टॉपिक में एक मुद्दा इसी प्रकार से है कि हमारे न्यायालयों को संविधान से प्राप्त जो विशेष शक्तियां हैं उनमें से रिट जारी करने की भी एक शक्ति है, और रिट जारी करने की ये शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में दो जगहों पर वर्णित है, दो उद्देश्य से, दो न्यायालयों के लिए, एक हाई कोर्ट के लिए और एक सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरीके के प्रावधान आपको अनुच्छेद 32 में मिलते हैं और हाई कोर्ट के लिए यही प्रावधान 226 में मिलते हैं। तो ये सब क्या प्रावधान है और इसमें अभी क्या नया इशू आया है, उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि जो क्षेत्राधिकार को लेकर के क्या मसला चला है, उस मसले के ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे। सेशन के अंत में हम आपसे उससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण बैच में यदि अगर आप खास तौर से एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, आप ठीक है, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, और यूपीएससी की तैयारी करने का, यूपीएससी IAS CSC की जो प्रिपरेशन है जिसके माध्यम से आप IAS वगैरह बनते हैं, उसकी प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा अवसर यही है। तो अगर आप इस फेज़ में हैं और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बैच जो आपके लिए है वो है लॉन्ग टर्म का बैच, और इस लॉन्ग टर्म के बैच को आप विरद लाइव कोड के साथ परचेज कर सकते हैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। इस बैच की खासियत यह है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा एकदम मूलभूत तरीके से, एकदम मूलभूत तरीके से पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक जिसको कह सकते हैं वो बेसिक से पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको छोटे छोटे शब्दों के मीनिंग भी अगर ज़रूरत पड़ेगी समझाने की तो उसमें समझाया जाएगा, हर चीज़ उसमें क्लियर रखी जाएगी। साथ ही साथ इसमें कुछ भी आपको अलग से परचेज नहीं करना है, बुक्स वगैरह सब इसमें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको समय समय पर सब इसमें उपलब्ध रहेंगी, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। और हाँ, मज़े की बात यह है कि अगर आप जैसे 2027 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं और 2027 का यूपीएससी प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपकी फ़ीस जो है वो पूरी तरीके से रिफ़ंड हो जाएगी, फुल फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। और इतना ही नहीं, हर महीने इसमें एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो फर्स्ट रैंक लाने पर आपको 11,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी पुरस्कार स्वरूप। तो इस बैच से अभी इनरोल कीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको सिर्फ और सिर्फ विरद लाइव कोड पे उपलब्ध है, तो इसे लगाना मत भूलिए। कोई भी आपको कुछ भी कह ले, आपको यही कोड लगाना है। 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी मार्च का बैच उपलब्ध है, सेम फैसिलिटीज़ के साथ। 7 मार्च से शाम 6 बजे से बैच शुरू हो रहा है। तो देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर थोड़ा ऐसा है जो शायद आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बेहद आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मैटर है, और शायद ये आसानी से आपको ना समझ में आए, तो मैं आपको यहाँ पर बहुत साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आपको इतना तो शायद जानकारी होगी कि हाई कोर्ट जो होते हैं इनको रिट जारी करने का अधिकार है।
क्या ये आपको मालूम है या नहीं? यस और नो, पहले तो इसका जवाब आप हमें दे दीजिए। मान लेते हैं कि आपको ये मालूम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझिए कि हाई कोर्ट जो रिट जारी करते हैं, ये रिट जारी करने का अधिकार, मतलब ये किसी विशेष तरीके से एक न्यायिक, ये किसी विशेष प्रकार के एक आदेश होते हैं, इनको हम लोग रिट बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। तो ये जो रिट है, रिट के आधार पर अगर कोई भी मामला हाई कोर्ट पे गया, ठीक है, रिट याचिका जो है उसके आधार पर हाई कोर्ट में अगर कोई मामला गया, तो हाई कोर्ट जो है इस पर यह निर्णय सामान्यतः नहीं करता है। यानी कि जो मामला यहां पर हाई कोर्ट के पास पहुंचा, कोई भी मसला, कोई भी मामला हाई कोर्ट के पास जब पहुंचा, तो वो अपने सुनवाई के दौरान वो ये तय नहीं करते बैठता है कि इसमें झगड़े का विषय क्या है, इसमें डिस्प्यूट का कारण क्या है। तो वो डिस्प्यूट का कारण जो है खोजने नहीं बैठता है। कोई भी अगर विवाद हुआ है, तो विवादित जो इसमें तथ्य है, वो विवादित तथ्य के प्रश्न पे बात नहीं करता। समझ में आ रही बात? जनरली जो है, जब रिट ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट काम कर रहा होता है, तो वो ये मसले का मैटर क्या है, वो मैटर पे बात नहीं करता। वो किस आधार पर रिट जारी की गई है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके आधार पर वो जांच करता है। ये है सामान्य प्रक्रिया। लेकिन अब मान के चलिए कि अगर हाई कोर्ट के पास में रिट के माध्यम से कोई ऐसा मामला पहुंचे जिसमें यह तय करना पड़ रहा हो कोर्ट को कि आखिर झगड़े की जड़ क्या है, विवाद क्या है, विवाद के प्रश्न क्या हैं, तो ये सब अगर हाई कोर्ट्स या बड़े कोर्ट्स करने शुरू बैठ जाएंगे, तो छोटे छोटे मसले बाद में पता चला निकले और उसमें ही हाई कोर्ट का समय चला गया। वैसे भी हमारे पास में बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग में रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप सेशन कोर्ट्स वगैरह जाते हैं, तो सेशन कोर्ट उस तरीके के झगड़ों के जो मामले हैं वो तय करता है कि वास्तविक झगड़ा क्या है, उसका निर्णय जो है वो सेशन कोर्ट कर देगा। पर जब उस कोर्ट को ये पता चलेगा कि जो झगड़े का कारण है उस पर न्याय देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो फिर आपको अपील करने के लिए वो बड़ी कोर्ट के लिए कहेगा। समझ में आई बात? तो ये जो चीज़ है, इसकी जांच कौन करता है? ये सामान्यतः जो है वो छोटी अदालतें, जैसे कि मैंने आपको बताया सेशन कोर्ट्स वगैरह जो है वो करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई मुद्दा हाई कोर्ट में पहुंचता है, तो पक्षकारों में से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति या कोई एक पक्ष जो है, जैसे मान लेते हैं किसी ने इस तरीके का मामला प्रस्तुत किया, तो दूसरा वाला व्यक्ति ये तर्क प्रस्तुत कर सकता है माननीय न्यायालय को कि माननीय न्यायालय, ये जो मुद्दा है ये रिट का मुद्दा ही नहीं है। इसलिए अगर जब हाईकोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि रिट के द्वारा आने वाला मुद्दा नहीं है, तो वो इस पिटीशन को क्या कर देता है, इस याचिका को क्या कर देता है, खारिज कर देता है। ऐसे में कई बार जो पक्षकार होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से जो भी मामला आया है उससे, जो रिट के माध्यम से आया, उससे एनी हाउ हम ये साबित करवा दें कि ये जो मामला है ये विवादित तथ्य का है। अर्थात इस पे निर्णय लेने का काम तो छोटे कोर्ट्स कर सकते हैं, ये रिट के माध्यम से आने की आवश्यकता नहीं है इस पे। जैसे ही वो ये सिद्ध करते हैं, मामला गिर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये मामला लाता है उसे ये लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये हमें सीधे जो है रिट के माध्यम से ये ले जाना चाहिए था और हम ले जाने के अधिकारी हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट का जो अधिकार, अब हाईकोर्ट जो है वो रिट के आधार पर इस पर सुनवाई करता है, रिट मामले के आधार पर सुनवाई करता है, तो उसके पास में अनुच्छेद 226 की शक्तियां प्राप्त हैं। किसकी प्राप्त हैं? अनुच्छेद 226 की शक्तियां प्राप्त हैं। इसी शक्तियों से वो करता है। तो अब यहां पर डिसीजन दिया गया है कि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, सामान्यतः तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, यानी कि रिट ज्यूरिसडिक्शन वाला अगर कोई कोर्ट है, तो रिट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट जो है सामान्यतः इस तरीके का निर्णय नहीं करते या इस तरीके के निर्णय मामले में सुनवाई नहीं करते कि वो ये निर्णय करने बैठ रहे हो कि मामला क्या है, इस पे सुनवाई करने नहीं बैठते। लेकिन नहीं बैठते हैं का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। ये अगर हाई कोर्ट या फिर जो रिट कोर्ट है, रिट न्यायालय जो हैं, अगर उनको ये स्वतः संज्ञान हो रहा है या फिर ये उनकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि इस मुद्दे को हम देख सकते हैं, तो हमेशा कोई पक्षकार आकर के उसे गिरा नहीं सकता। इस पे निर्णय ले सकता है हाई कोर्ट कि हमें इस पे सुनवाई करनी चाहिए रिट पिटीशन के अकॉर्डिंग या नहीं करनी चाहिए। इस पर स्वतंत्र है हाई कोर्ट जो है वो करने के लिए। ये है मसला, ठीक है, ये है मुद्दा। तो ये अभी खबरों में था, ये बहुत चर्चा में था अभी कुछ समय पहले से, तो मैंने उसके बारे में बताया। लेकिन अब यहीं से एक मुद्दा सामने आ जाता है
यहीं से एक मामला सामने आता है कि आखिर ये रिट होती क्या है। रिट यानी कि याचिका जिसको आप बोलते हैं, ये याचिका होती क्या है। देखिए वस्तुतः याचिका जो है, जो प्रस्तुत की जाती हैं न्यायालय में, रिट जो पिटीशन जाता है उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में हाई कोर्ट्स जो हैं, राज्यों की जो हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जो है, इन दो न्यायालयों को याचिका जारी करने का अधिकार है। ठीक है, इन दो न्यायालयों को याचिका जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, और रिट जारी करके ये उसकी जांच या प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं। तो रिट एक प्रकार से हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाने वाली विशेष याचिका है। अब इसको जारी करने की अथॉरिटी मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं। तो ये विशेष स्थिति में आप देख सकते हैं कि जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि कभी कभी जो हमारे नागरिक हैं देश के, हम और आप, हमारे देश के जो नागरिक हैं, इनके कुछ अधिकार हैं और इनके अधिकारों की तुरंत सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। कई बार इनके अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है या चोट उस पर पहुंचती है, तो उस चोट की रेमेडी जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं ये जो याचिकाएं हैं। तो याचिकाएं जो हैं तुरंत जारी की जाती हैं, तुरंत पता लगाने के लिए कि भाई किसी नागरिक अधिकार का हनन क्यों किया गया है। और इसको जारी करने की अथॉरिटी किसके पास में है? हाई कोर्ट्स के पास में है। सबसे पहले तो हम ये समझें, हाई कोर्ट्स के पास में है, सुप्रीम कोर्ट्स के पास में है। मूलतः सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास में 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। 5 प्रकार की याचिका जारी करने का क्या है, इनके पास में अधिकार है। और यह अधिकार उन्हें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से, आर्टिकल 32 से, अनुच्छेद 32 से। इसी प्रकार से हाई कोर्ट के पास भी 5 प्रकार की याचिका जारी करने का अधिकार है और यह अधिकार उन्हें मिलता है अनुच्छेद 226 से। अब इनके अलावा अन्य न्यायालय क्या मौजूद नहीं है भारत में? अन्य न्यायालय भी मौजूद है। तो क्या अन्य न्यायालयों को भी इस प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है? तो देखिए, अन्य न्यायालयों को सामान्य प्रक्रिया में देखा जाए तो सामान्यतः इनको रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर संसद चाहे तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है, रिट जारी करने का अधिकार जो है यहां पर दिया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किसको किसको रिट जारी करने के अधिकार हैं। अगर हम यहां पर ये जान पा रहे हैं तो अच्छी बात है। रिट के प्रकारों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। तो 5 प्रकार के रिट में पहली रिट जो है आप देख सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति को ये एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि अगर कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो सबसे पहले उसे गिरफ्तारी होने के पश्चात यात्रा का समय इत्यादि हटा करके 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम जो न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा, सशरीर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं ऐसा हो रहा है 24 आवर्स के अंतर्गत, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है, उसका हनन है और वह न्यायालय में इस बारे में याचिका जारी करने के लिए वहां पर प्रस्तुत हो सकता है। परमादेश, देखिए एक नाम के अर्थ से ही पता चल रहा है, परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, बड़ा आदेश। बड़ा आदेश देने का अधिकारी कौन होगा? जो बड़े लोग होंगे। केंद्र में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बड़ा है सुप्रीम कोर्ट और राज्यों में बड़ा है हाई कोर्ट। तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। किसके लिए जारी करेंगे? किसी लोअर अथॉरिटी के लिए जारी करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, इस प्रकार से जारी करेंगे कि भाई आदेश देने का काम कब किया जाएगा? जब आपसे कुछ काम कहना हो करने के लिए और आप हो सकता है कि ना कर रहे हो या फिर आपको करने के लिए याद दिलाना हो, तो ऑब्वियसली ये हाई कोर्ट्स के द्वारा जो है जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको जारी किया जाता है। तीसरे पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब ही है क्या है? मनाही, रोक करना किसी चीज पर। तो इसमें भी एक तरीके से जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हायर कोर्ट्स जो होते हैं,
उच्च जो न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट्स, स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हो गए, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है क्या करते हैं, वो किसी ऐसी अथॉरिटी को जो उसकी अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर न्यायालय अगर हैं जो उनके जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, जो छोटे न्यायालय हैं, उनको रोकता है या फिर निर्देश करता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, वो आप काम ना करें। चौथी बात यहाँ पर है उत्प्रेषण की। तो उत्प्रेषण भी जो है यहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ है। उत्प्रेषण में इस तरीके की बात कही जाएगी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मसला है जो छोटे कोर्ट के द्वारा के न्याय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, या फिर कोई मसला है जो किसी छोटे कोर्ट में इस समय लंबित है, तो ये जो हायर कोर्ट्स होते हैं ये लोअर कोर्ट्स को आदेश देते हैं कि आपका जो वो मसला है वो एक निश्चित समय में पूरा कर लो, एक तय समय में पूरा कर लो, और पूरा करके उसे हमें सर्टिफाई करके दो। ठीक है, टू बी सर्टिफाई मतलब ये उत्प्रेषण का मतलब ही होता है कि हमारे मसले जो है वो निपट गए। इसके अलावा कई बार यहाँ पर किसी मामले का ट्रांसफ़र करना, कि तुमसे लेकर के किसी छोटे न्यायालय से लेकर के किसी बड़े न्यायालय को इस मसले को ट्रांसफ़र किया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाएगा उसको, या फिर इनके द्वारा दिए गए किसी निर्णय को समाप्त करने इत्यादि के लिए उत्प्रेषण का प्रयोग किया जाता है। पांचवें प्रकार की जो रिट है वो अधिकार परीक्षा है। ये अधिकार परीक्षा रिट न्यायालय इसलिए जारी करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा है तो किस अधिकार से, किस हक से उस पद पर बैठा है, इसका वो प्रश्न पूछ सकें, उसकी अथॉरिटी उसे किसने दी है, कहाँ से प्राप्त करी है इत्यादि को स्पष्टीकरण के लिए। तो ये 5 प्रकार की रिट जो हैं वो न्यायालय जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब यहाँ पे हमको समझना होगा कि जो 2 न्यायालय हैं हमारे, हाई कोर्ट्स और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो हैं, इनके क्षेत्राधिकार में कुछ भिन्नता है, अदरवाइज दोनों कोर्ट में कुछ अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो किस प्रकार का जो है अंतर है, अगर वो देखें तो सबसे पहले क्षेत्राधिकार का जो प्रवर्तन का जो दायरा है, यानी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है और सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मसले में देखें तो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार ये है कि जब कभी भी किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो उन फंडामेंटल राइट्स की रेमेडीज के तौर पर आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए ये जो 5 प्रकार की याचिकाएं हैं उनमें में से किसी को जारी कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट्स के दायरे में अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं बल्कि अन्य मामले में भी, अन्य जो मामले हैं वो अन्य मामले में भी रिट जारी कर सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में याचिका जारी कर सकता है, अन्य के मामले में नहीं, जबकि हाई कोर्ट्स अन्य के मामले में भी जारी कर सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी व्यापकता आपको देखने को मिलेगी। क्षेत्र की बात करें अगर हम तो क्षेत्र का मतलब जैसे प्रादेशिक जो क्षेत्र है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये संपूर्ण भारत पे लागू कर सकते हैं। संपूर्ण भारत जो है इसके अंतर्गत, इसकी प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो केवल हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है, हाई कोर्ट जिस राज्य से संबंधित हाई कोर्ट है, जिस राज्य से संबंधित हाई कोर्ट है वहां के लिए ही केवल रिट जारी इत्यादि जो है वो कर सकते हैं। तो ये विशेष जो है वो क्षेत्राधिकार में आपको अंतर देखने को मिलेगा दोनों के। ठीक है, तो आई होप कि आपको रिट से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर समझ में आ गए हैं तो एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ जा रहा हूँ, इस प्रश्न को जरा पढ़िए और पढ़ करके इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है हाई कोर्ट्स में रिट क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट में रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रिट क्षेत्राधिकार किसी सामान्य कानूनी अधिकार के लिए प्रवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है। रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है। हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कोई रिट जारी नहीं कर सकता। कितने कथन इसमें से सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं? ABCD करके कमेंट सेक्शन में आप इसका हमें उत्तर दीजिए। और इस लेक्चर की अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो तुरंत हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका नाम है विरद लाइव, VIRADLIVE। यही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यही हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है और यही हमारा कोड भी है। तो आप इसी कोड का इस्तेमाल करके ये जो विभिन्न बैचेज हैं इन बैचेज में आप डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी बैचेज में आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यही कोड लगाइएगा विरद लाइव, अन्यथा और कोई कोड में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने उत्तर दीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी अन्य खबर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।